राघव रितिका से बहुत प्यार करता था। उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, जिसे रितिका ने भी स्वीकार लिया था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि राघव रितिका से संधि विच्छेद की सोचने लगा। रितिका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की तो थी ही, पुरुष सहकर्मियों के साथ भी बेहिचक बात करती थी। साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ शॉपिंग पर भी चली जाती थी और वहां खाने पीने का बिल भी दे देती थी। लेकिन जब कोई लड़की उसे अपने घर पर बुलाती थी तो वह मना कर देती थी। लगता है इसके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी यह नहीं चाहती कि कोई घर के आए और यह किसी के घर जाए। आरती बोली, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि फिल्म देखने या रेस्तरां चलने को कहो तो तुरंत मना जाती है और बिल भरने को भी तैयार रहती है। मीठा ना जोड़ा तो सोनिया और चंचल ने भी सहमति में सिर हिलाया। इतनी अलग कले लगाने की क्या जरूरत है? पास बैठे राघव ने कहा, रितिका बीमार है, इसलिए आप सब उसे देखने के बहाने उसका घर देख आओ। उसके पापा टेलीफोन विभाग के आला अफसर हैं और शाहजहां रोड की सरकारी कोठी में रहते हैं। इतनी जानकारी तो जाने के लिए काफी नहीं है, मीता ने लापरवाही से कहा। बात वही खत्म हो गई। अगले सप्ताह रितिका ऑफिस आ गई। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए चलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। शाम को उसे छुट्टी के बाद भी काम करते देखकर राघव ने कहा, मैंने आपका कोई काम भी पेंडिंग नहीं रहने दिया था, फिर क्यों आप देर तक रुकी हैं? धन्यवाद राघव जी, मैं काम नहीं, नेट शॉपिंग कर रही हूँ। मगर क्यों? मजबूरी है, चटार्ड बस तक चलकर नहीं जा सकती और आपको लेने आने में अभी देर है। तकलीफ तो लगता है आपको बैठने में भी हो तो रही है, लेकिन पापा मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए बैठना तो पड़ेगा ही। अगर इतराज न हो तो मेरे साथ चलिए, इस शर्त पर कि आप चाय पीकर जाएंगे। ठीक है, अभी ऑर्डर करता हूँ। ओह नो, मेरा मतलब है मेरे घर पर। इसमें शर्त काहे कि किसी के भी घर जाने पर चाय नाश्ते के लिए रुकना पड़ता ही है। रितिका ने पापा को मोबाइल पर आने को मना कर दिया, फिर राघव के साथ घर पहुँच गई। माँ भी विनम्र थी। कुछ देर बाद रितिका के पापा भी आ गए। वे भी राघव को ठीक ही लगे। कुल मिलाकर घर या परिवार में कुछ ऐसा नहीं था जिसे रितिका किसी से छिपाना चाहे। बातों बातों में पता चला कि वे लोग कई वर्षों से हैदराबाद में रह रहे थे और उन्हें हर शहर पसंद भी बहुत है। इनकी तो विभिन्न जिलों में बदली होती रहती है, लेकिन मैं बच्चों के साथ हमेशा हैदराबाद में ही रही। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, अकेले रहने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। रितिका की माँ ने बताया, यहाँ तो अभी आपकी जान पहचान नहीं हुई होगी। राघव ने कहा, पास पड़ोस में हो गई है। वैसे रिश्तेदार बहुत हैं यहाँ, लेकिन अभी उनसे मिले नहीं हैं। ऋतु पत्राचार से एमबीए की पढ़ाई कर रही है, इसलिए ऑफिस के बाद का सारा समय पढ़ाई में लगाना चाहती है और हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मिलने के बाद तो जाने आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। राघव को रितिका की सहेलियों से मेल जोल न बढ़ाने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एमबीए करने की बात छिपाने की नहीं। यह सुनकर कि राघव के माता पिता
सऊदी अरब में और बहन अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती है और वह यहाँ अकेला। रितिका की माँ ने आग्रह किया, कभी घर वालों की याद आए तो आ जाया करो बेटा, अच्छा लगेगा तुम्हारा आना जी जरूर, कह राघव रितिका की ओर मुड़ा। आप डिस्टर्ब तो नहीं होगी न? कभी कभार कुछ देर के लिए चलेगा। रितिका सोखी से मुस्कुराई, मगर यह एमबीए वाली बात ऑफिस में किसी को मत बताइएगा प्लीज। क्यों? क्योंकि चंद घंटों की पढ़ाई के बाद सफलता की कोई गारंटी तो नहीं होती। नहीं तो क्यों व्यर्थ में ठिठोरा पीट कर अपना मजाक बनाया जाए। पास हो गई तो पार्टी करके बता दूंगी। राघव ने ऑफिस में किसी को रितिका के घर जाने की बात भी नहीं बताई। कुछ दिनों के बाद रितिका ने उसे डिनर पर आने को कहा। आज मेरे छोटे भाई सरभाग का बर्थडे है। वह तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, लेकिन मम्मी उसका जन्मदिन मनाना चाहती है। पकवान वगैरह बनाकर, अब उन्हें खाने वाले भी तो चाहिए। आप आ जाएं। पापा के ऑफिस और पड़ोस के कुछ लोग होंगे, मम्मी खुशी हो जाएगी। रितिका ने आग्रह किया। न जाने का तो सवाल ही नहीं था। रितिका ने अन्य मेहमानों से उसका परिचय अपने सहकर्मी के बजाय अपना मित्र कहकर कराया। उसे अच्छा लगा। अगले सप्ताह चंचल ने सभी को बहुत आग्रह से अपने भाई की सगाई में बुलाया तो सब सहर्ष आने को तैयार हो गए। माफ करना चंचल, मैं नहीं आ सकूंगी, रितिका ने विनम्र परंतु उतने दृढ़ स्वर में कहा कि चंचल ने तो दोबारा आग्रह नहीं किया। लेकिन राघव ने मौका मिलते ही अकेले में कहा, अगर आप अकेले जाते हुए हिचक रही हैं तो मुझे आपने मित्र कहा है, मित्र के साथ चलिए। मित्र कहा है सो बता देती हूँ कि मैं इस तरह के पारिवारिक समारोह में कभी नहीं जाती, क्योंकि ऐसे समारोहों में ही सहेलियों की मामियाँ चाचियाँ अपने हित से के लिए लड़कियां पसंद करती हैं। सहेलियों के भाई और उनके दोस्त तो ऐसी दावतों में जाते ही लड़कियों को लाइन मारने लगते हैं। वैसे सुरक्षित लड़कों भी नहीं हैं। कुंवारी कन्याओं के अभिभावक भी गिद्ध दृष्टि से शिकार का अवलोकन करते हैं। आप मुझे डरा रही हैं। कुछ भी समझ लीजिए, जो सच है वही कह रही हूँ। खैर, कह तो सच रही है, फिर भी मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस से आपके सिवा सभी जा रहे हैं। कुछ रोज बाद राघव को एक दूसरी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। रितिका बहुत खुश हुई। अब हम जब चाहे मिल सकते हैं। ऑफिस की अफवाहों का डर तो रहा नहीं। राघव की बढ़िया नौकरी मिलने की खुशी और भी बढ़ गई। मुलाकातों का सिलसिला जल्दी दोस्ती से प्यार में बदल गया और फिर राघव ने प्यार का इजहार भी कर दिया। रितिका ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि शादी साल भर बाद भाई के ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर करेगी। राघव को मंजूर था, क्योंकि उसके पिता को भी अनुबंध खत्म होने के बाद ही अगले वर्ष भारत लौटने पर शादी करने में आसानी रहती और वह भी नई नौकरी में एकाग्रता से मेहनत करके पैर जमा सकता था। भविष्य के सुखद सपने देखते हुए जिंदगी मजे में कट रही थी कि अचानक उसे टूर पर हैदराबाद जाना पड़ा। ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे वहां अपनी बहन को देने के लिए एक पार्सल दिया। मेरी बहन और जीजाजी डॉक्टर हैं, उनका अपना नर्सिंग होम है, इसलिए वे तो कभी दिल्ली आते नहीं। किसी आते जाते के हाथ उन्हें यहाँ की सौगात सोहन, हलवा, गज्जक वगैरह भेज देता हूँ।
तुम मेरी बहन को फोन कर देना, वे किसी को भेजकर सामान मंगवा लेगी। मगर राघव के फोन करने पर डॉक्टर माधुरी ने आग्रह किया कि वह डिनर उसके साथ रहे। बहुत दिन हो गए किसी दिल्ली वाले से मिले हुए, वे उसे लेने के लिए गाड़ी भिजवा देगी। माधुरी और उसके पति दिनेश राघव से बहुत आत्मीयता से मिले और दिल्ली के बारे में दिलचस्पी से पूछे रहे कि कहाँ क्या नया बना है वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने अजनबियों से बीच बातचीत की सदाबहार विषय राजनीति और भ्रष्टाचार पर बात शुरू कर दी। कितने भी अनशन और आंदोलन हो जाए, कानून बन जाए या सुधार हो जाए, सरकार या सत्ता से जुड़े लोग नहीं सुधरने वाले। माधुरी ने कहा, उनके पंख कितने भी कतर दिए जाए, उनका पकड़ना बंद नहीं होता। प्रकाश का फड़फड़ाना फिर याद आ गया। माधुरी, दिनेश ने हंसते हुए पूछा। राघव चौंक पड़ा। यह तो रितिका के पापा का नाम है। उसने दिलचस्पी से माधुरी की ओर देखा। मजेदार किस्सा लगता है। दीदी, पूरी बात बताइए ना। माधुरी हिचकिचाई। पेशेंट से बातचीत गोपनीय होती है, मगर वे मेरे पेशेंट नहीं थे। 2-3 साल पुरानी बात है। और फिर आप तो इस शहर के ही भी नहीं। एक साहब मेरे पास अबॉर्शन का केस लेकर आए, पर मेरे यह कहने पर कि हमारे यहाँ यह नहीं होता, उन्होंने कहा कि अब तो और कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे टेलीफोन विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर उन्हें बताया कि हमारे यहाँ तो प्राय सभी फोन रिलायंस और टाटा इंडिकॉम के हैं। सरकारी फोन अगर भी है तो खराब पड़ा होगा। उनकी शक्ल देखने वाली थी, मगर फिर भी जाते जाते अन्य सरकारी विभागों में अपनी पहुंच की डुगडुगी बजाकर मुझे डराना नहीं भूले। तभी नौकर खाने के लिए बुलाने आ गया। खाना बहुत बढ़िया था और उससे भी ज़्यादा बढ़िया था स्नेह जिससे मेहमान उसे खाना खिला रहे थे। लेकिन वह किसी तरह कौर निगल रहा था। होटल के कमरे में जाते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा कि क्यों हुआ ऐसा, उसके साथ क्यों। भोली भाली मगर संकीर्ण स्पष्टवादी रितिका ने उससे छिपाया अपना अतीत। वह संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं है। जवानी में सभी से कदम बहक जाते हैं। अगर रितिका उसे सब सच बता देती तो वह उसे सहजता से सब भूलने को कहकर अपना लेता। रितिका के परिवार का रिश्तेदारों से न मिलना जुलना, रितिका का सहेलियों के घर जाने से कतराना और उनके परिवार के लिए सटीक टिप्पणी करना, डॉक्टर माधुरी के कथन की दृष्टि करना। लौटने पर राघव अभी तय नहीं कर पाया था कि रितिका से कैसे संधि विच्छेद करें। इसी बीच अकाउंट विभाग ने याद दिलाया कि अगर उसने कल तक अपने पुराने ऑफिस का डीटीएस दाखिल नहीं कराया तो उसे भारी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। राघव ने तुरंत अपने पुराने ऑफिस से संपर्क किया। संबंधित अधिकारी से उसकी अच्छी जान पहचान थी और उसने छूटते ही कहा कि तुम्हारी कागजात तैयार हैं, आकर ले जाओ। पुराने ऑफिस जाने का मतलब था रितिका के सामना होना, जो राघव नहीं चाहता था। ऑफिस के समय में कैसे आऊं? मनन जी, आप किसी के हाथ भिजवा दो ना प्लीज। आज तो मुमकिन नहीं है और कल का भी वादा नहीं कर सकता। वैसे मैं तो आजकल 7 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ।
अपने ऑफिस के बाद आ जाना राघव को यह उचित लगा, क्योंकि रितिका 5 बजे की चट्टाट बस से चली जाएगी। अतः उसके बाद वह इत्मीनान से मनन जी के पास जा सकता है। 6 बजे की बाद नमन कागज लेकर जब वह लौट रहा था तो लिस्ट का इंतजार करती रितिका मिल गई। तुम अभी तक घर नहीं गई? वह पूछे बगैर नहीं रह सका। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी करने के चक्कर में रुकना पड़ा। लेकिन तुम कहाँ गायब थे? रविवार की बाद से सोम की शाम को अचानक टूर पर हैदराबाद जाना पड़ गया। आज ही लौटा हूँ। अच्छा किया जाने से पहले घर नहीं आए, वरना मम्मी न जाने कितने पार्सल पकड़ा देती। अपनी सखी सहेलियों के लिए पार्सल तो फिर भी लेकर गया था। बड़े साहब की बहन डॉक्टर माधुरी के लिए राघव ने पैनी दृष्टि से रितिका को देखा। तुम तो जानती होगी, डॉक्टर माधुरी को रितिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और वह लापरवाही से कंधे झटक कर बोली, कभी नाम भी नहीं सुना, पापा को फोन कर दूं कि वे सीधे घर चले जाएं? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। पहले कहीं कॉफी पिलाओ, फिर घर चलेंगे। राघव मना नहीं कर सका और फिर घर पर डॉक्टर माधुरी का नाम बताकर प्रकाश और रमा की प्रतिक्रिया देखने की जिज्ञासा भी थी। रमा के चेहरे पर तो डॉक्टर माधुरी का नाम सुनकर कोई भाव नहीं आया, मगर प्रकाश जरूर सकपका सा गए। रमा के आग्रह के बावजूद राघव खाने के लिए नहीं रुका और यह पूछने पर कि फिर कब आएगा, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ बेटी सफल अदाकारा की तरह डॉक्टर माधुरी को न जानने का नाटक कर रही थी या उन्हें बगैर कुछ बताए प्रकाश साहब ऑपरेशन की व्यवस्था करने गए थे।